जय हिंद। तो पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? रोलेट एक्ट तक पढ़ चुके थे। रोलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को। ये कानून किसने लाया था? ये सिडनी रोलेट ने इसे पास किया था। इस कानून के अंतर्गत क्या था? इस कानून के अंतर्गत था यह कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस कानून का पूरा नाम क्या था? इस कानून का पूरा नाम था रिवोल्यूशनरी एंड एनार्किकल एक्ट। ये नाम बहुत बड़ा है, तो ये सब धीरे धीरे इसको रोलेट एक्ट कहा जाने लगा। तो इस कानून का बहुत ही विरोध हुआ कि भाई ऐसे कैसे किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी को उठा के जेल में डाल दिया। तो ये जम्मू कश्मीर के नेता सैफुद्दीन खिचलू और पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों लोगों को इसी कानून के अंतर्गत, रोलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो भाई इसका विरोध हुआ कि ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो पंजाब में अमृतसर में एक कोई स्थान है जलियांवाला बाग, वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए जनसभा करने के लिए। और उसमें क्या था, जाने का सिर्फ जलियांवाला बाग में जाने का प्रवेश द्वार एक था और बाकी उसके चारों तरफ दीवारें थी। ठीक, तो उसका प्रवेश द्वार एक था, उसी के अंदर सब लोग जनसभा कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि यह कानून भारत के लिए सही नहीं है, इसको अंग्रेजों को वापस लेना चाहिए। ठीक, अब क्या होता है आगे? अब ये एक भारतीय था हंसराज, जिसने इसकी खबर अंग्रेजों को दी कि आप लोगों ने जो ये कानून बनाया है रोलेट एक्ट, इसका विरोध भारतीय सब ये जहाँ जलियांवाला बाग में कर रहे हैं। ठीक, अब जब ये खबर चेम्सफोर्ड को पता चली। चेम्सफोर्ड कौन था? ये भारत का वायसराय था। ठीक, ये पूरा भारत इसी चेम्सफोर्ड के अंडर में था। जब चेम्सफोर्ड को पता चली तब इसने ओडायर को फ़ोन किया। ओडायर कौन था? ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक, अब जब इनके पास ओडायर के पास फ़ोन आया तो ओडायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर से कहा कि भाई जाओ देखो और मामले को समझो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये एक सेना थी, ये ब्रिगेडियर, ये जो आर डायर था ये ब्रिगेडियर था सेना का। अब सेना का क्या है भाई, उसको तो आदेश का इंतजार रहता कि ऊपर से आदेश जो मिलेगा वही सेना करेगी। अब ये भाई जलियांवाला बाग में गया। ठीक, और इसने देखा कि सब लोग जनसभा कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सब लोग जनसभा कर रहे थे और ये जो आर डायर था, ठीक, ये भाई इसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक, और भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए, जो दरवाज़ा था उसको बंद करवा के इसमें ताला लगवा दिया कि लोग भाग ना पाएँ, और फायरिंग का आदेश दे दिया। ठीक, अब भाई सेना सब फायर करने लगी धड़ 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 धड़। अब सब हड़कंप मच गया भाई, सब इधर लोग भाग रहे, कुछ उधर भाग गए, कुछ कुचल के मर गए, जिससे जो ज़मीन में गिर गया उसके ऊपर 100-200 आदमी 150 आदमी अगर चढ़ जाएगा तो आदमी का क्या बचेगा। अब भाई बहुत लोग इसमें मारे गए। इसमें क्या था, इसमें छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, नौजवान युवक थे, सब लोग भाई इसमें मारे गए। बहुत बड़ा ये नरसंहार हुआ। अब जब ये हुआ तो भाई सब पूरा भारत में बवाल मच गया कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। मतलब इसका बहुत विरोध हुआ, बहुत तगड़ा विरोध हुआ इसका भारत में। ठीक, तब ये जो गांधी जी थे ये अंग्रेजों से बहुत ही खफा हुए और इन्होंने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। ये उपाधि ब्रिटिश सरकार ने भारत को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए दी थी। और जो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की? महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने सर और नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जब इसका बहुत विरोध हुआ तो जो ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में डॉक्टर शंकर नारायण थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई हम काम नहीं करेंगे। अब ये शंकर नारायण चेम्सफोर्ड से कहे कि भाई ये बहुत जघन अपराध हुआ है, यार डायर को ऐसा नहीं करना था, चाहिए था। चेम्सफोर्ड ने हाँ हो गया होगा, भाई भाग में जाए तुम्हारी कार्यकारिणी परिषद, हम जा रहे हैं, और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब इसका भाई बहुत विरोध हुआ तो इसका तो अंग्रेज सोचे कि अब पूरे भारत में बवाल मच जाएगा, इसको लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। तो कहे ठीक है, हम ये जो ओडायर इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं और इसको भेज रहे हैं इंग्लैंड। ठीक, इसको हम नौकरी से निकाल रहे हैं। ठीक, तो इस आनंद फानंद में इसको ओडायर को सस्पेंड किया। फिर
ये भारतीयों का गुस्सा ठंडा करने के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन का गठन किया। हंटर कमीशन 1919। एक और हंटर कमीशन है जो 1886 में आया था, लेकिन वो किससे संबंधित है? वो शिक्षा से संबंधित है। ठीक, वो रिपन के समय आया था। और ये हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए आया था। लेकिन ठीक है, लेकिन ये भारतीयों को बताता कि ये सही से जांच नहीं करेगा। इस हंटर कमीशन में क्या था? इसमें 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। ठीक, तब ये भारतीय जानते थे कि ये कमीशन भाई अंग्रेजों के ही पक्ष में फैसला सुनाएगी, तो इसके विरुद्ध में मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया गया। और ये हंटर कमीशन ने क्या बताया कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसमें सब लोगों के पास हथियार था और लोग मारपीट पे उतर आए थे, इसलिए गोली चलवाई गई। ठीक, और ये जो मदन मोहन मालवीय समिति, इसने क्या बताया कि मतलब किसी के पास कोई भी हथियार नहीं था, यहाँ तक कि किसी के पास लाठी भी नहीं थी। सब लोग शांतिपूर्ण रूप से जनसभा कर रहे थे। और सरकारी आंकड़े के मुताबिक बताया गया कि लगभग 379 लोग मारे गए। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब ये सब भैया हुआ, सब तरफ लाशें पड़ी हुई थी, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जवान, युवक सब पड़े थे। अब यहाँ पे एक थे उधम सिंह तब छोटे थे, बच्चे थे। ये भाई देखिए इतना सब खून खराबा, बहुत दुख, और कसम खाए कि मुझे इन शहीदों की कसम है, ओ डायर, जब तक तुमको मार नहीं देंगे, ठीक, तब तक यमराज को भी रोक के रखेंगे। यमराज भी तुमको नहीं ले जा सकता है। फिर क्या हुआ? और जब ये ओ डायर ये लंदन गया था ना, पहुंचा था, तब इसको बहुत ही सम्मान दिया गया था। इसको तलवार दी गई, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ठीक, और इसको धनराशि भी दी गई कि हाँ बहुत अच्छा काम किए हो, भारतीयों को मार के आए हो, ये है वो है। अब क्या हुआ? जब ये उधम सिंह थे, जब ये जवान हुए और इन्होंने अपना नाम रखा राम मोहम्मद आज़ाद। फिर क्या किए? ये अंग्रेजी बहुत अच्छा बोल लेते थे, अंग्रेजी में एक्सपर्ट थे। ये एक मोटी सी किताब लिए और उसमें काट के बंदूक रखने की जगह बनाई और शिप से पहुंच गए लंदन। और ये जो ओ डायर था, ये वो पार्टी में था। गए उधम सिंह 1940 में 21 साल वेट किया। ये 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पहुँचे 1940 में, कहे कि कहाँ है ओ डायर, वेयर इज ओ डायर, हमको उनसे मिल, आई वॉन्ट टू मीट हिम। ये पार्टी हो रही थी। गए उधम सिंह, खोले किताब, निकाले बंदूक, सारी गोलियां उनके सीने में उतार दी। ठीक, कहे याद करो आज से 21 साल पहले जलियांवाला बाग में तुमने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। ठीक, और आज तुम्हारे ही देश में घुसकर, ठीक, तुम्हें ही हमने मार दिया। फिर क्या हुआ? ये उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। ठीक, अच्छा किया भाई, उधम सिंह मार दिए। अब इसके आगे देख लेते हैं होम रूल आंदोलन। उन्नीस सौ 16। होम रूल का मतलब क्या होता है? देश का आंतरिक शासन। जैसे क्या हो गया? शिक्षा व्यवस्था हो गई, अस्पताल हो गया, ये सब जैसे छोटे मोटे काम हो गए कि मतलब आंतरिक मामलों में, ये आंतरिक मामले। ठीक, इसका मतलब हुआ होम रूल। अब क्या था? तो ये जो होम रूल आंदोलन था, ये 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में कौन था? पहले चरण में थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका नेतृत्व कर रहे थे होम रूल आंदोलन का। और ये आंदोलन अच्छा जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज ये हमारी बात मानेंगे। लेकिन क्या हुआ? एक व्यक्ति था वैलेंटाइन सिरोल नाम का, यहाँ पे लिख देते हैं, यही लिख देते हैं वैलेंटाइन सिरोल।
इसने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक। अब जब इसने तिलक जी को भारतीय शांति का जनक कहा, अब ये भैया जो तिलक जी थे ये उसके ऊपर केस करने चले गए लंदन इंग्लैंड। अब जब इंग्लैंड चल गए तो ये धीरे धीरे आंदोलन धीमा पड़ता गया, मतलब कमज़ोर होता गया। अब भाई कोई भी आंदोलन हो, अगर उसका नेता ही नहीं होगा तो आंदोलन क्या होगा, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अब ये आंदोलन धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये जो अंग्रेज सब था ये लगभग सभी देशों में कब्जा किए हुए थे, अपना शासन चला रहे थे। लेकिन ये आयरलैंड में भी कब्जा किए थे। आयरलैंड इंग्लैंड से एकदम सटा हुआ है यूरोप महाद्वीप में, तो ये वहाँ जो शासन था थोड़ा अच्छा कर रहे थे, वहाँ ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो वहीं की थी एक एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने कहा कि भाई आप जहाँ यहाँ हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, ऐसे आप भारत में भी शासन कीजिए, वहाँ के लोगों को इतना क्यों परेशान करते हैं। तो इसका जो दूसरा चरण था, इसकी नेतृत्व कौन किया था? एनी बेसेंट। इसकी नेतृत्व किया था एनी बेसेंट ने। ठीक, इन्होंने भी बहुत इसमें उन्नति की, मतलब आंदोलन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। ठीक, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि अंग्रेज बात मान जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज इसको भी दबाने में सफल हो गए। ठीक, अब क्या होता है, अब जब सफल हो गए और ये जो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थे, दोनों लोगों को लगा कि भाई अंग्रेजों से बात मनवाना इतना आसान नहीं है। अब ये उसके बाद जब ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उस अधिवेशन में गांधी जी भी मौजूद थे। तो क्या हुआ, ये बाल गंगाधर तिलक और ये एनी बेसेंट पहले ही भुगत चुकी थी। ठीक, इनको पता चल गया था कि अंग्रेज इतनी जल्दी से बात नहीं मानेंगे। ठीक, इसके लिए ज़्यादा पावर का होना जरूरी है। तो 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में क्या किया, इन्होंने मुस्लिम लीग और गरम दल को सबको एक करवा दिया। ठीक, अब इतना हुआ। अब इसके आगे अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी वापस आए, गांधी भारत आए। फिर 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, उन्नीस सौ 17 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में ही रोलेट एक्ट। इसका पूरा नाम क्या था, रिवोल्यूशनरी एंड एनार्किकल एक्ट। इसको किसने पास किया था, सिडनी रोलेट ने पास किया था। ये 19 मार्च 1919 को आया था। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1916 में ही होम रूल आंदोलन। तो इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे, जिसमें हम लोग खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।